Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the second part of CBSE Class 10 Political Science Chapter 2 Federalism. Today we are going to study about what makes India a federal country. इंडिया के अंदर ऐसा क्या है जो इसे एक फेडरल कंट्री बनाती है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा है, राज्यों का संघ कहा है. The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government representing the Union of India and the state government. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ओरिजिनली रूप से अगर देखा जाए तो इसमें दो टायर सिस्टम दिया हुआ है. पहला है यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और ये यूनियन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट में होता है. तो इस तरह इंडिया में दो टायर है. लेटर द थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. लेकिन बाद में क्या होता है 92-93 में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी नाम का जो है तीसरा टायर भी इसमें ऐड कर दिया जाता है ताकि हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, लोगों के ऊपर शासन जो है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके, इसलिए जो है ये थर्ड टायर जो है लाया गया था. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 लिस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे संविधान 3 लिस्ट में बटा हुआ है. पूरे संविधान में जितने भी वर्क है, जितने भी काम है, उन सब को 3 लिस्ट में बांटा गया है. एक है यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट इसमें जो है वो सारे काम हैं, वो सारे सब्जेक्ट को रखा गया है जिसका इम्पोर्टेंस पूरे नेशनल लेवल पे होता है, यानी जो नेशनल इम्पोर्टेंस के काम होते हैं उसको यूनियन लिस्ट में रखा गया है. जैसे डिफेंस, देश का डिफेंस सिस्टम, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये सब जो है यूनियन लिस्ट में रखा गया क्योंकि इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, ये पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट रखता है. सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में जो है वैसे वस्तुओं को रखा गया है जो किसी एक स्टेट, जो किसी खास स्टेट से बिलोंग करता है, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन. जैसे आप लोग जानते होंगे कि हर स्टेट का अलग अलग पुलिस होता है. जैसे अगर महाराष्ट्र का पुलिस है तो महाराष्ट्र पुलिस, बिहार का है तो बिहार पुलिस, बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल पुलिस, ठीक है. इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, हर स्टेट का अलग अलग पुलिस होता है. इसी प्रकार ट्रेड, कॉमर्स, हर जगह क्या होता है, टैक्सेस अलग अलग होते हैं. एग्रीकल्चर, हर जगह का जो एग्रीकल्चर का होता है वहाँ की सरकार जो अपने हिसाब से टैक्स वसूल करती है या रेवेन्यू वसूल करती है, या फिर जो उसको उसको नियम कानून बनाने होते हैं वो राज्य सरकार जो है वहाँ पर इम्पोज करती है, वो नियम बनाती है. और तीसरा लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट में जो है ये ऐसे वस्तुओं को इसमें रखा गया है जिसका इंटरेस्ट दोनों पे हो, यानी वो नेशनल लेवल का भी हो और किसी खास एक स्टेट से भी हो सकता है. तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है दोनों ही सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही अपने तरीके से नियम कानून बना सकती है. लेकिन जहाँ कहीं भी अगर झगड़ा हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए नियमों को ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है. तो ये हो गया कंकरेंट लिस्ट. जैसे इसमें आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्टेशन. नेक्स्ट है सक्सेशन. अगला टॉपिक है हमारा हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस. फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. कह रहा है कि संविधान में प्रोविज़न होना बहुत ही ज़रूरी है. हमारे संविधान में फेडरलिज्म को सक्सेस करने के लिए प्रोविज़न होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democracy policies, politics in our country. अगर हम लोगों को फेडरलिज्म जो है इंडिया में सक्सेस करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर है उसको सुधारा जाए. अगर उसमें सुधार हो जाती है तो फेडरलिज्म जो है वो सक्सेस हो जाएगा. अगला टॉपिक है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट्स, ऐसे राज्य जो किसी खास भाषा के आधार पर बने हो. कह रहा है द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. हमारे देश में अगर सबसे पहला और सबसे बड़ा अगर कोई टेस्ट किया गया था तो वो ये किया गया था कि देश में राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया था. शुरू में जो है लीडर्स को ऐसा लग रहा था कि अगर हम जो है इस प्रकार से इसे बांट देंगे
तो हो सकता है कि हमारा देश टुकड़े टुकड़े में बट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाषा के आधार पर बांटने से हमारा देश और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स बीन क्रिएटेड। तो शुरुआती दौर में क्या किया गया, बहुत सारे पुराने स्टेट्स को जो है ख़त्म करके भाषा के आधार पर बहुत सारे स्टेट्स को मिला करके उसको जो है, या फिर कुछ स्टेट को छोटा करके कुछ स्टेट को बड़ा करके जो है नया स्टेट बनाया गया जो खास लैंग्वेज बोल रहे थे वो लोग। जैसे आप लोग जो है जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि बहुत सारे स्टेट्स का नाम पढ़ोगे, जब आपको लगेगा कि अरे जैसे तो स्टेट्स है ही नहीं अभी, फिर ये कहाँ था, ठीक है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो सारे स्टेट्स को जो है ख़त्म कर दिया गया और उसको जो भाषा के आधार पर दूसरे स्टेट से मिला दिया गया और मिला करके एक नया स्टेट बनाया गया। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. 1947 में क्या किया गया, बहुत सारे जो पुराने स्टेट थे उसके बाउंड्री को चेंज करके नया स्टेट बनाया गया था। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same states. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि एक भाषा के बोलने वाले लोग एक ही जगह पे रह सके, सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही जगह पर रह सके। जो बंगला बोलते हैं वो लोग बंगाल में रहे, जो गुजराती बोलते हैं वो गुजरात में रहे। ओके, तो इस तरह जो है सेम लैंग्वेज बोलने वालों को एक जगह रखा जा सके। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. तो कहा जा रहा है जब भाषा के आधार पर स्टेट को बनाने के लिए जो डिमांड हो रहा था तो बहुत सारे लीडर्स को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा करने से हमारा देश टुकड़ों टुकड़ों में बट ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारा देश और ज़्यादा मजबूत हो गया। अगला टॉपिक है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरलिज्म इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरा टेस्ट इंडिया ने जो सबसे बड़ा टेस्ट किया वो क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी। जब इंडिया आज़ाद हो गया तो इंडिया के सामने जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बढ़कर सामने आया कि इंडिया का आखिर लैंग्वेज क्या होगा, नेशनल लैंग्वेज क्या होगा। तो बहुत जो है आज हम लोग जो है ये समझते हैं बहुत कोई कि इंडिया का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। बचपन में भी हम लोगों ने बहुत सारे किताब में ऐसा पढ़ा है कि इंडिया का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। हिंदी जो है इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब कार्यालय के लिए जो है प्रयुक्त होने वाली भाषा है। वो सिर्फ कार्यालय में ऑफिस में जो काम होंगे वो सिर्फ हिंदी में होंगे, लेकिन इसे जो है नेशनल लैंग्वेज की संख्या नहीं दी गई है। ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। According to the Constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. संविधान के अनुसार 1965 में इंग्लिश को जो है यूज़ करने से, ऑफिशियल रूप से यूज़ करने से मना कर दिया गया था। ऑफिशियल रूप से जो है इसे यूज़ करने से ख़त्म कर दिया गया था कि इंग्लिश को जो ऑफिशियल रूप से यूज़ नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ लेकिन बाद में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक रिस्पॉन्ड करती है और वो जो है ये बात मान लेती है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। ऐसा क्यों किया गया आप लोग समझ सकते हैं। क्यों हिंदी जो है हमारे पूरे देश में नहीं बोली जाती है, ठीक है। हमारे देश के कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। मानता हूँ कि हिंदी जो है बहुत सारे स्टेट में बोली जाती है, लेकिन साउथ में आप जाओगे तो वहाँ पर जो है लोग हिंदी नहीं बोलते। तो इसलिए अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया तो साउथ के लोगों को हिंदी जब नहीं आती है तो वो लोग कैसे काम करेंगे। इसलिए जो है एक एक्स्ट्रा जो है सब्स्टिट्यूशन के लिए लैंग्वेज को रखा गया, इंग्लिश को रखा गया। ओके, तो कभी कभी ये कन्फ्यूज़न होता है कि इंग्लिश जो है विदेशी लैंग्वेज है फिर भी हम इसे यूज़ क्यों करते, हम इसे ऑफिशियल रूप से यूज़ क्यों करते। तो इसका ये जवाब है कि हिंदी जो है हमारे देश में, पूरे देश में नहीं बोला जाता है, या कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है हमारे देश में जो पूरे देश में बोला जाए, पूरे देश के लोग उसे समझ सके। इसलिए जो है ऑफिशियल रूप से हिंदी के अलावा इंग्लिश को भी रखा गया है। अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है, हिंदी। ओके, याद रखना है बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज है बिहार का उर्दू। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे एक बात और है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी स्टेट में हिंदी को इम्पोज कर दे, मतलब ज़बरदस्ती रूप से हिंदी को थोप दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ के सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है हिंदी को अपनाए या नहीं अपनाए, या वो
इस लैंग्वेज हिंदी को के अलावा जो है वो अपने किसी रीजनल लैंग्वेज को वो अपना भी सकती है। ओके ओके, तो वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।